नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक टॉपिक देखते हैं अवधान। अब देखें, जैसे आपने पढ़ा था संवेदना, पढ़ा था प्रतिचिकरण, पढ़ा था संप्रत्यय पढ़ा था, और उसके बाद जो है स्मृति पढ़ा था, फिर अवधान है, और उसके बाद कल्पना है और प्रतिचिकरण वगैरह बहुत सारी हैं। ये सब मानसिक क्रियाएं हैं। हम किसी भी देखेंगे, किसी भी व्यक्ति का एक गुण होता है कि उसके अंदर चेतना होती है, नहीं, इसीलिए वो पशुओं से अलग है। चेतना अलग उनमें भी, लेकिन इनके अंदर बुद्धि का विकास है, बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी पे ध्यान लगाता है और अपने समस्याओं का सलूशन करता है। तो अवधान का मतलब हो गया कि उसके द्वारा किसी वस्तु को वो जानता है, और जब उस चीज़ पे पूरा अपने चेतना को लगा देता है तो वहाँ उसको अवधान कहते हैं। और अवधान जैसे देखें कि आजकल के समय में जो डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है कि लोग ध्यान नहीं लगाते हैं। डॉक्टर्स भी बताते हैं कि आप ध्यान लगाया करिए। जैसे कि आप वैज्ञानिक रीजन में तो देखें कि ध्यान लगाना अपने आप में मन को कंट्रोल करना है। मन को जिसने कंट्रोल कर लिया वो समझ लीजिए पूरी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, और जब मन को बस में कर लिया तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा। यानी मन इतना चंचल है कि इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है। तो हम अपने मन को कंट्रोल कर लें कैसे, कि ध्यान लगा करके। डॉक्टर्स भी बताते हैं, मानसिक डॉक्टर भी बताते हैं, डिप्रेशन होता है आजकल, तमाम सुसाइड की केसें आ रही हैं। तुरंत लोग क्षणिक जो है करके और उसके बाद लाभ बहुत ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, शार्ट कट रास्ते अपना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग विशेषकर ध्यान के अवधान के बारे में जानेंगे। कि अब देखें कि अवधान की कुछ परिभाषाएं हैं, जिसे मैकडूगल ने कहा कि अवधान उस चेष्टा या इच्छा को कहते हैं जिसका प्रभाव ज्ञान प्रक्रिया पर पड़ता है। देखिए कि उस इच्छा या चेष्टा को कहते हैं जिसका प्रभाव ज्ञान के पर। मैकडूगल से अगर आएगा तो वहाँ चेष्टा या इच्छा से संबंध होगा कि उस चेष्टा या इच्छा को कहते हैं जिसका प्रभाव ज्ञान प्रक्रिया पर, हमारी ज्ञान से जो है ध्यान का संबंध है। दूसरा, रास ने कहा था अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने प्रकट करने की क्रिया है। यानी किसी अपने विचार को मस्तिष्क के सामने प्रकट करने की क्रिया है। इसने कहा था, रास महोदय ने कहा था। मन ने कहा था अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है, मतलब कि किसी चीज़ को मोटिवेट करना है। यानी अभिप्रेरणात्मक शब्द अगर आ गया आपको तो अवधान, यानी जब तक आप किसी चीज़ पे ध्यान लगे ही नहीं आएंगे तब तक आपको मोटिवेशन नहीं होगा, प्रेरणा नहीं मिलेगी, आप उस कार्य को करेंगे नहीं। वैलेंटाइन जी बताते हैं अवधान मस्तिष्क की शक्ति न होकर के संपूर्ण मस्तिष्क की क्रिया है। यानी ऐसा नहीं है कि केवल किसी चीज़ पे, यानी संपूर्ण मस्तिष्क की क्रिया से जब आप किसी कार्य को करते हैं, वैलेंटाइन जी बताते हैं, तो वो अवधान होता है। और डम्बिल ने बताया अवधान किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इन्होंने बताया कि किसी एक वस्तु पर ध्यान को केंद्रित करना ही अवधान है, डम्बिल ने बताया। अब ये सारी चीज़ें हैं। फिर अवधान के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि ऐच्छिक अवधान या सक्रिय अवधान, वॉलंटरी अटेंशन जिसको बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि जब हम अपनी इच्छा के द्वारा किसी पे ध्यान लगाते हैं तो उसको ऐच्छिक अवधान कहते हैं। जैसे कि हम चाह रहे हैं कि हम ये किताब पढ़ें, हम चाह रहे हैं कि हम ये मूवी देखें, हम चाह रहे हैं कि आज हम स्कूल जाएं, तो मतलब कि ये ध्यान लगा रहे हैं जब किसी अपनी इच्छा से, तो उसको सक्रिय अवधान या ऐच्छिक अवधान कहा जाता है। अनैच्छिक अवधान किसे कहते हैं, या इसको निष्क्रिय अवधान भी कहते हैं, स्वाभाविक अवधान भी कहते हैं। इसमें बिना इच्छा के जो है जब अवधान हो जाता है किसी चीज़ पे, हम नहीं चाह रहे हैं कि हम उस चीज़ को देखें, तो हमारे सामने हमने देख लिया उसको, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम नहीं चाह रहे हैं कि ये कार्य करें, लेकिन वो कार्य हो रहा है तो उसमें जाकर के हाथ बटाने लगे, तो ये अपनी इच्छा नहीं हो रही उसमें ध्यान लगाने की, अवधान करने की, तो वो उसको निष्क्रिय अवधान या स्वाभाविक, या इसको जन्मजात अवधान भी कहते हैं, या स्वाभाविक अवधान भी कहते हैं। इसमें जो है स्वाभाविक अवधान, इसको नहीं, इसमें स्वभाव का प्रभाव, इसमें इच्छा का प्रभाव होगा। किसमें, ऐच्छिक अवधान में, वैलेंटी में। ये नॉन वैलेंटी है अनैच्छिक अवधान। मूर्त अवधान, कंस्टेंट अटेंशन,
कंक्रीट अटेंशन, ये क्या है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं और देख करके उस पर ध्यान लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने देखा, किसी बुक्स को देखा, किसी ट्रेन को देखा, किसी बस को देखा, किसी मोटर कार को देख, तो उस पर देख करके जब हम ध्यान लगाते हैं, तो अपने गाड़ी के नंबर को देखा तो उस पर ध्यान लगाते हैं, उसको मूर्त अवधान कहते हैं। अमूर्त अवधान का मतलब होता है बिना देखे हम केवल उस पर चिंतन करते हैं। शाश्वत चीज़ें हैं, जैसे ईश्वर के बारे में हम ध्यान लगाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शाश्वत चीज़ें हैं जो नहीं दिखाई देती, सोचते हैं हम कि यार भूत क्या होते हैं, प्रेत क्या होते हैं, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होते हैं, इसको अमूर्त अवधान कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट अटेंशन कहते हैं। अर्जित अवधान, ड्राइव्ड अटेंशन। अर्जित अवधान क्या होता है कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में कि हम उस पर ध्यान लगाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी किसी न किसी मजबूरी में हमको उस पर ध्यान लगाना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका फेवरेट विषय इंग्लिश नहीं है, लेकिन आपको पास होना है एग्ज़ाम में, तो आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश है तो इंग्लिश को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको ड्राइव्ड यानी अर्जित अवधान कहेंगे। तत्कालिक अवधान, जब किसी वस्तु पे तत्कालिक मतलब तुरंत अवधान चला जाता है। जैसे आप देखेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका जन्म तिथि हो गई, है ना, आपके मोबाइल नंबर हो गया, आपकी गाड़ी का नंबर हो गया, तत्कालिक अवधान होता है वो। चयनात्मक अवधान की बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से आप केवल एक चीज़ पे ध्यान लगा रहे हैं तो उसको चयनात्मक अवधान का। संदर्भ अवधान का मतलब ये होता है कि जब अच्छा अवधान माना जाता है, इसमें भी आप किसी चीज़ को, अपने मनपसंद चीज़ को जो है उस पर ध्यान लगाते हैं। तो ये अवधान के प्रकार हो गए। एक होता है अवधान विस्तृत। अवधान विस्तृत का मतलब यही है कि किसी वस्तु के को हमको ध्यान बार बार आता है तो उसको अवधान विस्तृत कहते हैं। तो कभी कभी होता है कि अवधान विस्तृत कहते हैं जिस वस्तु पे हमको बार बार ध्यान आता है, जैसे हमारे शादी का दिन हो गया, है ना, या डेट ऑफ बर्थ हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, या इस तरीके से हमारा घर के रास्ते वगैरह होंगे जिस पे ध्यान हमारा है कि हाँ नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाना है, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें आप देखेंगे अवधान को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। बहुत सारे कारक हैं। अवधान जैसे शोर हो रहा है कहीं तो वहाँ पे आपका अवधान नहीं लगेगा। शोर हो रहा है तो कैसे लगेगा, बहुत तेज़ आवाज़ में कोई लाउड स्पीकर बजा रहा है, बच्चे शोर कर रहे हैं, तो वहाँ आप पढ़ने बैठे हैं ध्यान लगा कर के, ध्यान नहीं होगा। नीरसता, अत्यंत नीरसता भी अवधान में बाधा डालती है। आपके अंदर नीरसता है, आप डिप्रेशन में हैं या निगेटिव सोच रहे हैं तब भी न्याय। अत्यधिक गर्मी है, देखिए अत्यधिक गर्मी के कारण स्कूल वगैरह बंद हो जाते हैं तो गर्मी है तब भी आप पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपके अंदर से बेचैनी रहेगी। अत्यधिक ठंडक जहाँ पड़ती वहाँ भी छुट्टियाँ हो जाती, वहाँ भी पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती, यानी ध्यान नहीं लग पाता लोगों का। इसलिए मतलब एक ऐसे कारक हैं जो अधिक वर्षा जहाँ होती है तो वर्षा होती है तो लोग बरामदे में अपनी कुर्सी को ले जा करके बैठ करके कहते हैं बड़ी ठंडी हवा आ रही, आनंद ले आ रहे हैं, तो वहाँ जैसे किसी चीज़ को देख रहे हैं, ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी ध्यान नहीं लगता। गति, बहुत तेज़ गति से आप के बगल से कोई गाड़ी गई तो वहाँ भी आपका ध्यान भटक जाता है, आप पढ़ लिख रहे हैं। नवीनता, किसी चीज़ को नवीनता है नहीं, कोई चीज़ नवीन आ गई, नई आ गई तो आप उसको देखने लगते हैं तो वहाँ भी आपका ध्यान भटक जाता है। अवधि यानी कम अवधि या ज़्यादा अवधि में भी आपका, ज़्यादा से ज़्यादा अवधि में अगर आपको टीचर पढ़ा रहा है तो वहाँ भी आपको उसमें बोरियत लगने लगती है, इसलिए उसमें भी ध्यान आपका भटकने लगता है, इसलिए अवधि का भी उसमें माने रखता है। विषमता अगर है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में तो भी वहाँ आपका ध्यान भटकेगा, कभी इसको देखेंगे, कभी उसको देखेंगे, कभी ये देखेंगे, कभी वो देखेंगे। पुनरावृत्ति यानी जिस चीज़ को आप बार बार करते हैं तो ध्यान आपका उस पर होता है, या उस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ को भी आप देखते हैं तो वहाँ भी ध्यान आपका
बदल जाता है। रहस्य, जैसे आपके कान में कोई फुसफुसा रहा है या आप उसको देख रहे हैं, आप किसी के कान में या धीरे धीरे आवाज़ हो रही है, इस तरीके से कुछ सीक्रेट चीज़ें, तो वहाँ भी आपका ध्यान भटक जाता है। विचित्र स्थिति, बहुत लंबा कोई आदमी है, बहुत छोटा आदमी है, बहुत मोटा है, बहुत पतला है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो वहाँ भी ध्यान भटक जाता है। अपर्याप्त प्रकार, मतलब कि उसका कोई प्रकार निश्चित नहीं है, कोई चीज़ है, तो वहाँ भी ध्यान भटक। बैठने का तरीका, पढ़ने बैठने का तरीका आरामदायक ना हो, है ना, या बहुत ज़्यादा आरामदायक भी होगा तब भी आप सो जाएंगे, तो ये भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान को भटका सकती हैं। खराब स्वास्थ्य, बीमार है तब भी ध्यान आपका, थकावट है तब भी नहीं होगा, भय है तब भी नहीं होगा, चिंता है तब भी नहीं होगा, क्रोध है तब भी नहीं होगा, घृणा, किसी से घृणा कर रहे हैं तब भी नहीं, आपका बार बार ध्यान उस पर जाएगा। अपनी रुचि नहीं है तब भी ध्यान नहीं लगे, जिज्ञासा नहीं है, इच्छा नहीं है तब भी नहीं ध्यान जाएगा, उत्तेजना अगर आपके अंदर है किसी चीज़ को लिए तब भी ध्यान भटकेगा, आप शांत मन से नहीं हैं तब भी आपका ध्यान नहीं लगेगा। संवेग, जो इमोशंस हैं आपके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे आपका ध्यान भटक सकता है। सम्मान अगर आपको नहीं मिला तब भी आपका ध्यान भटकेगा, आप तुरंत अब ये फील करेंगे अरे यार मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। दृष्टिकोण, अगर आपके सोचने का तरीका, देखने का तरीका अच्छा नहीं है, वहाँ भी ध्यान आपका भटक सकता है। अब कह रहा है कि विद्यालय में अध्यापक कैसे बच्चों को ध्यान केंद्रित करने का उपाय कुछ है कि उपयुक्त एवं शांत वातावरण, विद्यालय का वातावरण शांत, कुछ बच्चे होते हैं जो शरारती होते हैं तो उनको शांत कराएं और ऐसे पढ़ाएं कि वो शांत वातावरण हो, तो जहाँ शांत वातावरण होगा वहाँ अच्छा ध्यान आपका लगेगा, बच्चों का भी लगेगा, जिसका भी। शिक्षक द्वारा विषय की तैयारी, शिक्षक कभी कभी होता है कि स्कूल में पढ़ाने जाते हैं और किताब खोल करके बच्चों के सामने ही पढ़ने लगते हैं, तो पढ़ने से पहले ही उस चीज़ को तैयार करके जाएं और बच्चों के सामने ऐसा ना लगे कि आप पढ़ाने के बजाय अपने स्वयं पढ़ रहे हैं, तो बच्चे वहाँ बोर होने लगते हैं, इसलिए उनका भी ध्यान भटकता है और बच्चे शोर करते हैं तो आपका भी ध्यान भटकता है। विषय सामग्री में परिवर्तन, विषय सामग्री भी ऐसी हो मनोवैज्ञानिक तरीके की हो कि जो कठिन विषय जैसे मैथ वगैरह हो गई, साइंस हो गई, पहले ही पीरियड में रखा जाए, और जो ऐसे विषय हैं संस्कृत, हिंदी या ऐसी विषय हैं उसको बाद में रखा जाए, क्योंकि शुरू में बच्चों का मन जो है, दिमाग थोड़ा सा एकदम कंसंट्रेट माइंड रहता है, तो उस चीज़ को जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। उसमें परिवर्तन भी ऐसे बनाए समय सारणी को कि बदल बदल के रहें ताकि बच्चों का ध्यान लगा रहे। विभिन्न शिक्षण विधियाँ, खेल विधि हो गई, निरीक्षण विधि हुई, परीक्षण विधि, वाद विवाद विधि, गतिविधियों के माध्यम से गा करके, हंस करके, नाच करके, ऐसे करके आप पढ़ाएंगे तो बच्चों की जो है उसमें ध्यान लगा रहेगा। बालक की मूल प्रवृत्तियों का ध्यान, अब देखिए आजकल की चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा है, जिसमें बच्चे की रुचियों और योग्यताओं को देख करके ही आप उसको पढ़ाएं, लिखाएं, समझाएं, तब भी उसका ध्यान लगेगा। बालक में रुचि को जागृत करना, कुछ ऐसी कहानियाँ बताएं, कुछ ऐसे मोटिवेशनल से स्पीच दें, कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बताएं जिससे बच्चे का जो है उसमें रुचि लगे और ध्यान लगे। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ें, जैसे बच्चा कक्षा 5 में है तो उसको कक्षा 4 की चीज़ें पहले समझा दें, उसके बाद 5 में की चीज़ें समझाएं। अगर 9th में है तो पहले 8th की चीज़ें बता दें, 10th में है तो 9th की चीज़ें, मतलब कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ करके अगर आप उसको ध्यान धराएंगे तो बच्चा जल्दी ध्यान पकड़ेगा। शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार भी नैतिक होना चाहिए, एक तरीके से मार्गदर्शक व्यवहार होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए और बहुत कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए, आत्म अनुशासन होना चाहिए। बच्चे के अंदर इस तरीके की रुचि, जिज्ञासा और इस तरीके का व्यवहार उत्पन्न शिक्षक कर दे कि बच्चा खुद पढ़ने स्कूल है, स्कूल से भागे नहीं। जिसे नहीं कहते हैं कि पहले इतनी डर होती थी, जैसे जब ये था कि अनुशासन दंडात्मक होता था, विद्यालय में इतना पिटाई होती थी, बच्चे स्कूल के नाम से ही भागते थे। जैसे एक बार एक कसाई जो है एक बकरी को लेके जा रहा था, तो बकरा अपने आप खींचा रहा था, कसाई अपने आप खींच रहा था। एक छोटा सा बच्चा जो 7-8 साल का था, अपने पिता के साथ वो भी रास्ते से जा रहा था, तो उसने पूछा कि पापा ये बकरी को क्यों लेके जा रहा है कसाई? तो उसने कहा कि बेटा ये कसाई है, इस बकरी को ले जा कर के काटेगा और इसका ये बिजनेस है, उसको अपना बेच करके पैसा कमाएगा। तो उसने कहा अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि पापा इसको ये स्कूल ले जा रहा है। तो मैं इतनी डर होती थी, लोग स्कूल के नाम से इतना डरते थे कि
पढ़ाई छोड़ देते थे। अब पहले की व्यवस्था भी ऐसी थी कि कुछ वर्णवादी व्यवस्थाओं को आप देख लें कि ऐसे बच्चों को कितना पीटा जाता था कि स्कूल जाते ही नहीं थे, या यह कह करके कहा जाता है कि तुम अगर पढ़ लोगे तो हमारी हरवाही कौन करेगा। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें थी पहले। इतना था कि लोगों को कि पढ़ने का अधिकार केवल उन्हीं को है, सवर्णों को है, इनको केवल सेवा का अधिकार था। ये सारी चीज़ें परिवर्तन हो गई। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को आत्म अनुशासन कर दिया गया कि भाई बच्चे के अंदर स्वयं जागृत हो, पढ़ने की इच्छा हो, पढ़ने की रुचि हो, पढ़ने की एक मन बने उनका, किसी के दबाव में ना, किसी के डर में ना। यहाँ तक कि विद्यालय में बच्चे को खड़ा भी नहीं कराना, बच्चे को डांटना भी नहीं है। बच्चे को पहले क्या था, मुर्गा बनवाते थे, पीटते थे, यानी इतना मार देते थे। कुछ बच्चे तो बाथरूम वगैरह भी मतलब कर देते थे, इतना पिटाई होती थी, स्कूल से भाग ही जाते थे। बालक को प्रोत्साहन करना, बालक को प्रोत्साहित करिए आप। अगर बच्चा थोड़ा बहुत मिस्टेक कर रहा है तो वहाँ भी उसको सुधार करके उस पर कहिए कि हाँ बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, और अच्छा करोगे, थोड़ी सी और प्रयास करो, तो बच्चा वहाँ प्रोत्साहित होगा। अगर उसी समय थोड़ी सी गलती पे उसको डांट दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, तो बच्चा फिर हतोत्साहित होकर के स्कूल आएगा ही नहीं डर के मारे। या उसको इतना कठिन होमवर्क दे दिए, पता चला कि एक दिन नहीं करके आया, उसकी पिटाई हो गई, दूसरे दिन जाएगा ही नहीं। तो प्रोत्साहित करने का मतलब उसका प्रोत्साहन कीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नता पर बच्चे की IQ सभी बच्चों की एक समान नहीं होती है, तो बच्चे के IQ के आधार पर, या उसके कुछ बच्चे मीडियम स्तर के होते हैं, कुछ बहुत कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, कुछ बहुत मंद बुद्धि। तो हर बच्चों को देख करके, समझ करके, मतलब उनको ये पढ़ाया लिखाया जाए तो उस पर उनका ध्यान लगेगा, अवधान लगेगा। छोटा सा टॉपिक था लेकिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।